नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक शर्मा कॉमन मैन। आज मैं आ गया हूं दिल्ली के अंदर। जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस करा था कि मैं इंडिया के कोने कोने में जो भी बेस्ट सर्जन्स हैं जिनकी सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के ऊपर, उनके वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं आ गया हूं दोस्तों दिल्ली के अंदर बहुत ही सीनियर सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार पटेल सर के साथ। तो आज मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे साथ सर हैं जो कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के अंदर बहुत ही अच्छी सक्सेस रेट है इनकी, और पाइलोनेटल साइनस के अंदर भी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं ऐसे 15 क्वेश्चन पूछने वाला हूं सर से जो कि आपके मन में बार बार आते रहते हैं और आपको उसका प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार प्रतीक। सर जैसा कि आप मेरे को जानते होंगे, मैं एक फिस्टुला पेशेंट हूँ और काफ़ी टाइम से फिस्टुला के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। और मैंने आपके बारे में पता चला था, मेरे एक सब्सक्राइबर के थ्रू ही आपके बारे में मेरे को पता चला था। वो यहाँ से सही होके गए थे, पॉर्शू फिस्टुला था उनके, काफ़ी कॉम्प्लेक्स केस था। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे पेशेंट भी आपके साथ भिजवाए थे और वो सारे के सारे ही मतलब पूरे क्योर हो गए 100%, और किसी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है किसी का। और मैं आया हुआ था सर चंडीगढ़, मेरा भी आपको जैसे पता है कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं भी फॉलोअप के लिए आया हुआ था। तो मैं आते मैंने कहा आपसे बात हुई थी, एक वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चन है सर, मैं चाहूँगा कि आप उनका जवाब दीजिए ताकि जो पेशेंट्स है बहुत परेशान है इस बीमारी से, उनको इससे हेल्प मिल सके। अच्छा, मैं एक चीज के बारे में बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली ये जो बीमारी है मोस्टली लैट्रिन के रास्ते के पास, चाहे वो पाइल्स हो, फिस्टुला हो, फिशर हो, पाइलोनेटल साइनस हो, सबसे बड़ी समस्या इस बीमारी के साथ क्या है, आप देख नहीं सकते। तो जब आप देख नहीं सकते तो समझ नहीं पाते तो क्या होता है कि आप ढेर सारी संभ्रांतियां होती हैं, आप दूसरों से डिस्कस करते हो एक ऐसी चीज जो है आपकी और डिस्कस दूसरों के साथ करते हो आप। तो सबसे बड़ी समस्या इस बीमारी के साथ ही है। दूसरी जो हमने एनकाउंटर की प्रॉब्लम इसमें क्या है कि पेशेंट थोड़ा सा शर्माता है कि यार मैं कैसे बताऊं कि मेरे को ब्लीडिंग हो रही है, मैं कैसे बताऊं कि मेरे को पेन हो रहा है। तो इसलिए क्या करता है, वो बहुत हाई फाई जगह नहीं जाना चाहता। वो क्या जाएगा, एक ऐसी जगह जहां उसको कोई जाते हुए देख न ले। मैंने ऐसे पेशेंट देखे जो मेरे फाइल के ऊपर पाइल्स फिस्टुला बना हुआ है, तो पेशेंट ने फाइल रिसेप्शन पे छोड़ दिया, उससे पेपर लेके गया और जवाब में क्या किया, अरे नहीं कोई देखेगा तो क्या कहेगा, इनको ये तो लैट्रिन के रास्ते की बीमारी है। इट मीन्स कि इसके साथ एक सोशल स्टिग्मा भी है। शायद इसी वजह से पेशेंट या तो देर से आते हैं हम लोग के पास, या वो जाते भी हैं तो वो एक बेस्ट डॉक्टर के पास नहीं, एक अल्टरनेटिव सिस्टम के पास, एक ऐसी जगह जहां बंगाली बैठा हो और उसको कोई देख न ले कि वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। यही रीजन है कि वो शायद बंगाली के पास या कहीं छोटे मोटे क्वैक्स के पास जाते हैं, वो सर्जन के पास तब आते हैं जब मामला बहुत खराब हो चुका होता है, बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। ठीक है, अब आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछिए। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है जी, छाल सूत्र फिस्टुला में किसको करवाना चाहिए और किसको नहीं? देखिए ऐसा है, छाल सूत्र एक अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक आयुर्वेद में है तरीका। कुछ ऐसा सिस्टम है कि पहले लोग कराते थे, क्योंकि जब मेडिसिन इतनी एडवांस नहीं थी तो वही एक सिस्टम था, वो आज भी चलता आ रहा है। लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। हाँ, आप बहुत रिमोट एरिया में हो, विलेज में हो, जहां आपको सर्जन को दिखाने के लिए 150 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप उन्हीं के पास जाओगे। लेकिन छाल सूत्र को मैं रिकमेंड नहीं करता। हाँ, कुछ केस में मान लीजिए किसी का फिस्टुला 0.5 सेंटीमीटर का है या एक साइनस सा है और बटन होल टाइप का है, ठीक है, वो करा ले, रिकरेंस नहीं होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं छाल सूत्र का एंटी हूं, मैं अपोजिट हूं। प्रॉब्लम ये है कि फिस्टुला कभी ठीक हो ही नहीं सकता यदि उसका प्रॉपर ड्रेनेज ना हो तो। और प्रॉपर ड्रेनेज तब होगा जब एक फील्ड का एक एक्सपर्ट करेगा। छाल सूत्र कौन करता है? आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद के डॉक्टर। और आयुर्वेद का आज क्या, कहां पे साइंस गई है? कोई साइंस, कोई भी चीज आप देखो, गाड़ी की देख लो, डिजाइन क्या होती है। मारुति स्विफ्ट 10 साल पहले ऐसे थी, उसके बाद ऐसी हो गई। हीरो, आप होंडा गाड़ी ऐसी थी। मतलब अगर आपको साइंस को हमेशा प्रोग्रेस करना है, हमेशा साइंस को अगर आगे बढ़ाना है, उसमें बढ़िया करना है, चाहे उसकी प्रक्रिया को, चाहे उसकी शैली को, तो आपको हमेशा R&D कहते हैं। मतलब उस पर कंटिन्यूअस एक प्रोग्रेस प्रोसेस है रिसर्च की। छाल सूत्र
कब के जमाने का है? सालों से सलाह है, हजारों साल पुराना। सुश्रुत हजारों साल पहले। तो हो सकता है हजारों साल पहले वो बेस्ट ट्रीटमेंट था, बट क्या आप बताइए आज के टाइम में वो छात्र काम करेगा? जो साइंस आगे बढ़ी ही नहीं। तो इसको समझना पड़ेगा। जो लोग इस फील्ड में जाते हैं शर्म के मारे या उनको एक्सपर्टाइज नहीं, भाई इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। तो क्योंकि क्षार सूत्र क्या है, आप वो ड्रेनेज पार्ट को वो डील करता ही नहीं, आंसर कर ही नहीं पाता। ठीक है, भगवान भरोसे ठीक हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर आपको रिकरेंस अगर से रोकना है, आपको ये बार बार होने से बचना है, तो प्लीज आप एक एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। आप जो इस फील्ड का जिसको महारत है, जिसने ऐसे केसेस बहुत से डील किए हैं, आप उसके रिव्यूज को देखिए, पेशेंट से बात करिए, जिसने कराया उसे पर्सनली बात करिए, एंड आप किसी को भी जो भी चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, जहां भी है आप उसको कांटेक्ट करिए जो बेस्ट है, जिससे इस फील्ड में महारत हासिल है। सर सेकंड क्वेश्चन है, पाइल्स की प्रॉब्लम से जो परेशान है बहुत ज्यादा, उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है, लेजर या ओपन सर्जरी? अच्छा, देखिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। पाइल्स में बेसिकली क्या ट्रीटमेंट लेजर है या ओपन है, बात है, एक लेजर सिर्फ एक टूल है। एक टूल है, करना किसको है? सर्जन को। तो बेसिकली ये पाइल्स इस तरह का कोई एक ऐसा मरीज होगा जिसका पाइल्स का मतलब सिर्फ ब्लीडिंग बहुत समस्या है। कोई एक ऐसा मरीज होगा ब्लीडिंग समस्या उसकी नहीं है, ब्लीडिंग पहले कभी होती थी, उसकी समस्या क्या है? कुछ मस्सा बाहर निकलता है, या कई बार ऐसा होता है कि बाहर निकलता है और उंगली से उसे अंदर करना पड़ता है। तो ट्रीटमेंट मोडालिटी भी उसी हिसाब से हमको जो है वो कस्टमाइज करना पड़ता है। एक शब्द में कहना कि लेजर हर मरीज के लिए फिट है, बिल्कुल गलत है। लेजर एक टूल है, लेजर कोई मैजिक नहीं है कि अपना मैजिक पढ़ दिया और काम हो गया। मैजिक में क्या है? हर समस्या का एक क्या है? मैजिक है, ऐसा नहीं है। लेजर एक सिर्फ टूल है। तो किस पेशेंट को केवल मस्सा ज्यादा आता है, किस पेशेंट को केवल ब्लीडिंग होती है, किस पेशेंट को दोनों होता है, ये इस पे डिपेंड करता है। हाँ, लेजर जरूर ये कह सकता हूं कि बहुत बढ़िया एक टूल है। क्यों? हॉस्पिटल स्टे बच जाता है, कोई चीरा नहीं लगता, कोई स्टिच नहीं लगती। तो इस सेंस में लेजर एक वास्तव में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल सर। यस। थर्ड क्वेश्चन है सर, क्रॉनिक फिशर के लिए बेस्ट सर्जरी कौन सी है? देखिए, अगर कोई ऐसा फिशर हमेशा 80% दवाई से रिस्पॉन्ड कर जाता है। ओके। 20% दवाई से मैनेज नहीं होती। वो 20% ग्रुप कौन कौन है? नंबर 1, एक तो वो है जो जब तक दवाई खाते हैं तब तक तो आराम होगा, जैसे ही छोड़ेंगे फिर से हो जाएगा। तो ये तो वो पेशेंट 20% में आते हैं। कुछ पेशेंट वो हैं जो आप दवाई दे दो आराम ही नहीं मिलेगा। स्पेशली कुछ फीमेल्स में हमने देखा है कि इसका में भी जो फीमेल्स में जो फिशर जो होते हैं वो कई बार बड़े ट्रीटमेंट को बड़ा जिद्दी होते हैं। तो ऐसे केस में फिर सर्जरी ही ऑप्शन है और बहुत बढ़िया इसका जो है रिजल्ट है। और ये लेजर, यस, इसमें मैं कहूंगा कि क्लासिकली लेजर इज वेरी गुड फॉर दैट, वेरी गुड फॉर द लेजर इन फिशर सर्जरी। आफ्टर प्रेगनेंसी भी देखा गया है कि फीमेल्स में फिशर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आल्सो, बट उस समय क्या होता है, कोई मेन चीज क्या होता है, डिलीवरी हो जाए। बट आफ्टर फीमेल्स में बहुत, मैंने सर्जरी बहुत आफ्टर जो है डिलीवरी करी है, इतना ज्यादा पेन इवन शी कैन नॉट कंसंट्रेट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग टू द न्यू बॉर्न बेबी। तो ऑफ कोर्स एक वो इंडिकेशन होता है कि चलो बस एक दिन का प्रोसीजर है, करो, कोई चीरा और टाका लगना नहीं है। तो यस, लेजर फिशर में यस, इट इज द बून, यस, विल से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, पाइल्स रिकरेंस क्यों हो जाता है बार बार? देखिए, पाइल्स रिकरेंस की जो वजह है ना, नंबर 1 ये भी समझना पड़ेगा, जो नॉर्मल पाइल्स होते हैं वो 3 पोजीशन पे होते हैं। जो नॉर्मली रिकरेंस हम तब कहेंगे कि आपने उस 3 पोजीशन की सर्जरी करी और फिर वही हो गया, तब आप कहेंगे रिकरेंस है। होता क्या है कि 3, 7 और 11 3 प्राइमरी पोजीशन है और बाकी की सेकेंडरी पोजीशन है। फॉर एग्जांपल, किसी को आज हार्ट में प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर ने कहा, या ब्लॉकेज हुई, डॉक्टर ने कहा कि एक स्टेंट डालना पड़ेगा, स्टेंट डाल दिया। क्या इससे ये साबित होता है कि दोबारा कभी ब्लॉकेज नहीं होगा? आज इस आर्टरी में ब्लॉक है, कल दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है। इसी तरह से पाइल्स में क्या बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, पाइल्स का रिकरेंस कम होता है, सेकेंडरी पाइल्स होते हैं। जैसे
आप अपने डॉक्टर से ये पूछना है हमको पाइल्स किस पोजीशन पे है और कितनी नंबर है। हो सकता है कि आपको पाइल्स 3 हो, 2 छोटी हो और इलाज केवल 1 की जरूरत है। डॉक्टर ने 1 के लिए करा और 2 का तो इलाज करा नहीं कि दवाई से ठीक कर देंगे और बाद में 5 साल बाद दोबारा आपको वो 2 हो गया। आप क्या समझते हो एक बार तो पाइल्स का ऑपरेशन हो गया था, ये दोबारा क्यों हो गया? तो दिस इज नॉट द रिकरेंस। तो आपको डॉक्यूमेंट करना है बढ़िया से अपने डिस्चार्ज पेपर पे कि हाँ जी हमको पाइल्स होती है वो कौन कौन जगह थी और कितनी थी, एंड देन आप कह सकते हैं रिकरेंस। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी पाइल्स से रिकर कर गई। नहीं, कई बार बेसिकली सेकेंडरी पाइल्स होती हैं, ये कम्युनिकेशन हमारा गैप होता है, हम समझाते बताते नहीं है और ये पेशेंट दोबारा वो ये सोचता है जी हमको दोबारा हो गया। सर मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि पेशेंट्स को ये चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। बेसिकली इसमें क्या है, समझने की जरूरत है, समझने कोई डिस्कस ही नहीं करता और ये चीज पता नहीं होती है, लोग जल्दी जल्दी जाते हैं बस ऑपरेशन करना। दूसरा सपोज करिए होता क्या, ये जो मैंने पेशेंट ने मुझे बताया, सपोज करिए वो पेशेंट क्या हुआ, एक पेशेंट है वो सर मार रहा है, क्या नहीं, वो कहाँ जाता है, एक केमिस्ट के पास पाइल्स की दवाई लेके आता है। मोस्टली लोग मेडिकल से ही ट्रीट लेते हैं फिशर और पाइल्स कि वो केमिस्ट के पास जाके दवाई लेके आते हैं। व्हाट विल से वो इसको भी समझते हैं कि ये दवाई लिया था सही हो गया फिर से दोबारा हो गया, वो कहते हैं फिर से दोबारा हो गया मतलब रिकरेंस हो गया। अरे वो पहले भी नहीं सही हुआ था, पहले भी नहीं सही हुआ था। 3 दिन की एंटीबायोटिक दी जाती है तो जैसे कि हमने अर्सकल्प लिया, ये लिया वो लिया, डजंट बेसिकली कि आपको एक्सपर्ट से पूरा अच्छे से वार्तालाप करना है, समझना है। जितना समझेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतनी आपकी संभ्रांतियां हटेंगी। तो बेसिकली क्या इसमें संवाद होना चाहिए, बिल्कुल। और तो आपका कंफ्यूजन अपने आप खत्म हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है सर, पाइलोनेडल साइनस की सर्जरी में सेम डे डिस्चार्ज मिल जाता है या एडमिट रहना पड़ता है? ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितना है, सेम डे डिस्चार्ज भी हो सकता है, नेक्स्ट डे सबका कर देते हैं। सेम डे मिल जाता है और नेक्स्ट डे तो मिल जाता है, नेक्स्ट डे सबका कर ही देते हैं। ठीक है सर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, पाइलोनेडल साइनस में कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं आप? देखिए पाइलोनेडल साइनस में लेजर भी एक ऑप्शन है, ओके, ओपन सर्जरी भी ऑप्शन है, और तीसरा फ्लैप सर्जरी होती है। तो फ्लैप सर्जरी हमेशा, मैं क्या ऑल ओवर वर्ल्ड ये प्रोटोकॉल है कि फ्लैप सर्जरी हमेशा रिकरेंस में करते हैं। 2 बार 3 बार करा लिया और सही नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स उस केस में फ्लैप सर्जरी तो लिया, क्यों, डिजीज को पूरा ही हटाना है। दूसरा है बहुत छोटा ट्रैक है, बहुत ज्यादा एब्सेस नहीं है, सेकेंडरी पिट्स बने हुए हैं, तो इस केस में इवन छोटा ट्रैक है तो इवन लेजर आल्सो वर्क्स वेल। बट मेन चीज क्या है, डिजीज प्रोसेस को हटाना। प्रिकॉशंस भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमेशा हेयरी एरिया में होता है, मेल्स में इसीलिए ज्यादा होता है कि मेल्स हेयरी ज्यादा होते हैं, तो बहुत जरूरी है उस एरिया की हेयर से मुक्ति। हर 2 हफ्ते में आप बालों की सफाई करते रहें। बहुत ज्यादा अगर प्रोलॉन्ग सिटिंग है तो उस एरिया में एरिएशन होता रहे, हर 2 घंटे में 10 मिनट के लिए आप उठ जाएं किसी चीज के बहाने, चाय कॉफी या वॉशरूम के बहाने उठ जाएं, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जो ज्यादा टाइम लॉन्ग टाइम तक सेटिंग करते हैं, कंप्यूटर वर्क करते रहते हैं, उनके हेयरी पार्ट ज्यादा है, तो ये समस्या बहुत ज्यादा ही पाइलोनेडल साइनस की हो रही है और आजकल ये भी बहुत तेजी से ही बढ़ रही है। बहुत तेजी से मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं। और इवन हमने ये देखा है अपने प्रैक्टिस में कि शुरू में ये समझते हैं, जो शुरुआती दौर होता है ये समझते हैं कि स्किन की समस्या है, तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट से रेफर होकर हमारे पास आते हैं कि कुछ ऐसा है ना, आज सर्जन मिस्टेक की पीएनएस है, पाइलोनेडल साइनस। तो मेनी पेशेंट डोंट अंडरस्टैंड कि हाँ इसको इलाज के लिए जाना कहाँ है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट रेफर टू अस कि एक बार सर्जन की ओपिनियन ले लो। तो आप बेटर है पहले सर्जन की ले लें और फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, सर्जन बता देगा कि ये स्किन की समस्या है, डर्मेटोलॉजिस्ट पर उल्टा मत करो। बिल्कुल, ये एक्चुअली सर ये वर्ड्स ऐसे हैं ना, किसी ने सुने नहीं है, पाइलोनेडल साइनस, फिस्टुला, पाइल्स और फिशर तो फिर भी नॉर्मल है, पाइल्स तो हमने सुना होगा। अब फिस्टुला ऐसा वर्ड है सर सबके लिए होता है, जब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये बीमारी कौन सी है। फिर लोग वीडियोस देखते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफी पेशेंट डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं कि ये रिकरेंस होएगी, कोई 10 ऑपरेशन करा है। इस समस्या इस फिस्टुला के साथ कहते हैं किसी सर्जन को बदनाम करना हो तो एक खराब फिस्टुला दे दो, ये कहा जाता है। बिल्कुल, द रीजन इज इसलिए कि सर्जन कॉम्पिटेंट नहीं है, द रीजन इज कि फिस्टुला खराब है। फिस्टुला के साथ यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या है, रिकरेंस, दोबारा होने का डर, और इसी में जिसको महारत हासिल है वो एक्सपर्ट कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 8 क्वेश्चन, फिस्टुला की ओपन सर्जरी करते हैं आप या लेजर? दोनों।
दोनों। बट फिर मैं इस बात को आपसे दोहरा रहा हूँ, लेजर इज जस्ट अ टूल। लेजर इज नॉट कि ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो इसमें जी लेजर बहुत बढ़िया है। लेजर इज जस्ट अ टूल, लेट्स डिसाइड द सर्जन। कौन सी क्योंकि सर्जरी? क्योंकि क्योंकि मोस्टली जो है बेसिकली फिस्टुला हमेशा एब्सिस के साथ होता है, और जब से एब्सिस को आप प्रॉपरली ड्रेन नहीं करेंगे, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको इंटरस्पिंक्टरी स्पेस ऐसा नहीं कोई 4 सेंटीमीटर चौड़ा स्पेस है कुएं जैसा, वो एक पतला स्पेस है, और उसके बगल में क्या है आपका कंटिनेंस का सिस्टम। आपको लैट्रिन को रोकने की क्षमता, ज्यादा आप छेड़खानी करेंगे तो कंटिनेंस चला जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ये मास्टरी है कि आपको रिकरेंस भी नहीं रोकना है, आपको कंटिनेंट सिस्टम पेशेंट का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दिस इज हाउ यू हैव टू। अदरवाइज एक जैसे आपको एब्सेस पस हो जाए, हाथ में होता है, पूरा ओपन कर दो, ठीक, वहां कभी रिकरेंस की बात नहीं की जाती। बिल्कुल। एक बार सर्जरी करो जी हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्फिंक्टर को नहीं छेड़ना है, या हो भी गया तो ये करना है कि उसको इस ढंग से मैनेज करना है कि उस स्फिंक्टर ना डैमेज हो, इंटरस्फिंक्टर स्पेस से ड्रेनेज भी हो जाए। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना होता है। अब वो उस सर्जन के ऊपर है, वो लेजर यूज करना चाहता है, वो उसमें ट्यूब डालना चाहता है, वो उसको आपसे ये कह दे कि जी इससे भी नहीं परेशान होना है। कई बार पेशेंट परेशान हो जाते हैं, सर 4 महीना लगेगा। यस, आप भरोसा रखो अपने सर्जन में, या तो आप 4 महीना कुछ ऐसा बता रहा है कि ड्रेसिंग करना पड़ेगा, उसमें हम एक ट्यूब डाल के ड्रेनेज करेंगे, या तो वो करके आप हमेशा के लिए सही हो जाओ, या मन में ये बना लो कि हमको 1 महीना में, इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। प्लीज आप अपने सर्जन की बात मानो, वो क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम फिस्टुला सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फिस्टुला कोई अकेला फिस्टुला नहीं होता, फिस्टुला के साथ क्या होता है, एब्सेस। अभी एब्सेस एक वर्ड बोल दिया, एब्सेस रेमिफिकेशन है, ढेर सारे ट्रैक्ट हैं, सुप्रालिवेटर है जी, लिवेटर मसल्स के ऊपर जा रहा है जी, हॉर्स शू जी है, वो अपोजिट में जा रहा है जी, पीछे से होके, ऐसे नहीं, ऐसे पीछे से होके अपोजिट। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि जी डीप पेरिनियल स्पेस आपके कॉक्सिक्स बोन तक जा रहा होता है। तो जब से बहुत अच्छे से इसको हम नहीं समझेंगे, सारे स्पेसेस को हम कहां से इंटरकनेक्टेड है, जब से इसको हम प्रॉपरली ड्रेन नहीं करेंगे, लेट डिसाइड सर्जन, लेजर करना है, ट्यूब डालना है, ओपन रखना है, स्टिचेज लगानी, जस्ट अपने सर्जन के ऊपर। बस एक एमआरआई बहुत अच्छी जगह से एमआरआई, जितना सर्जन इक्वली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, एमआरआई का डॉक्टर भी उतना ही कॉम्पिटेंट होना चाहिए उसको समझने वाला। क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से समझना होगा पेशेंट, ये नहीं कहीं से एमआरआई करा के ले गया और इट्स नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक दैट। हम एमआरआई उस बंदे से रिकमेंड करते हैं कराने को जिसके ऊपर इसने कम से कम 10,000 एमआरआई फिस्टोग्राम बंदा कर चुका है, रिपोर्टिंग कर चुका है। रेडियोलॉजिस्ट बहुत रेडियोलॉजिस्ट अल्टीमेटली रेडियोलॉजिस्ट इज आई टू द सर्जन। कौन सा स्पेस इन्वॉल्व है, स्फिंक्टर इन्वॉल्व है कि नहीं है, इंटर स्फिंक्ट्रिक है, ट्रांस स्फिंक्ट्रिक है, सुप्रालिवेटर एक्सटेंशन है, अपोजिट साइड जा रहा है। तो ये एमआरआई पे, इसलिए सिर्फ एमआरआई इज नॉट इनफ। एमआरआई विद अ कॉम्पिटेंट, एमआरआई रिपोर्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट रेडियोलॉजिस्ट इज आल्सो अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एमआरआई तो आजकल हर जगह होती है, मशीन हर जगह है, रेडियोलॉजिस्ट हर जगह नहीं है इसकी रिपोर्टिंग करने वाला। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बनारस से करा के लाया एमआरआई, ये ट्रांस स्फिंक्ट्रिक है, और मैंने अपने रेडियोलॉजिस्ट को दिखाया जी वो तो इंटरस्फिंक्ट्रिक है। हमारा टेबल पर ट्रीटमेंट का मोडेलिटी बदल जाती है, हम ट्रांसस्फिंक्ट्रिक में कुछ और चीज करते हैं, इंटरस्फिंक्ट्रिक में हम वो नहीं कर सकते। हमारा एक ऐसा हुआ, पेशेंट आया था बनारस से, वाराणसी से। अब ये होता है कि पेशेंट ऑलरेडी 6,000 रुपये लग चुके होते हैं, हमें भी सोचना होता है। तो मैंने क्या किया, अपने रेडियोलॉजिस्ट फ्रेंड को दिया कि इसको देखकर हमारा, उसने बोला इंटरस्फिंक्ट्रिक है, आई हैव गॉन विद इंटरस्फिंक्ट्रिक। आज भी पेशेंट बढ़िया है, 8 महीना हो गया उसको ऑपरेट कराया, आज भी बढ़िया है। ये भी डिपेंड करता है रेडियोलॉजी। मैंने भी ये चीज नोटिस करी है, बहुत जगह हमारी रिपोर्ट गलत आ जाती है, गलत जगह से लोग करा लेते हैं। हम गलत तो नहीं कहेंगे, बट ये इंटरप्रिटेशन और बढ़िया है। आपने किया इतना, हम कहते हैं हमारे पास एक बंदा इससे बढ़िया है, मैं गलत नहीं कहूंगा, मैं ही कहूंगा मोर एक्सपर्ट। रेयर केस में ऐसा भी हो जाता है, रिपोर्ट बहुत आ जाती है, उसके अंदर हो सकता है, ऐसा भी हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि
फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कितने दिन आपके यहाँ रहना पड़ता है ड्रेसिंग के लिए? सी अगर सिंपल फिस्टुला है तो हमने जैसा भी बताया, फिस्टुला का ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? ड्रेनेज, एडिक्वेट ड्रेनेज। दैट इज द ओनली विल हेल्प यू इन प्रिवेंटिंग द रिकरेंस। सो सर्जन का काम केवल 50% होता है। 50% आपकी रिकवरी, या ऐसे दूसरे शब्दों में रिकरेंस नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कितनी बढ़िया से हम उसका रख रखाव कर रहे हैं। दिन में 2 बार हम जैसे उसका अंदर जाके स्पेस में मसाज करना, इरिगेट करना, अच्छे से ऑइंटमेंट लगाना, ये देखना कहीं कई बार हम इवन डायलेटर से उस स्पेस को जो है ट्यूब के थ्रू ही कि अंदर जो स्पेस हमने छोड़ रखा है कई बार वो ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है सारी चीज़ों पर कि ड्रेनेज बढ़िया है। तो अगर सिंपल फिस्टुला है, कई बार हम कोई बात नहीं, ग्रेड 1 का है सपोज कर लीजिए, पहली बार मेरे पास आया, कोई रिकरेंस नहीं, पहली बार आया तो बहुत उसके बाद नाम सुन के पेशेंट को पता चला कि झारखंड से आ रहे हैं, तो रहने खाने की दिक्कत होती है। तो सिंपल है, पहली बार मैं कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ पहली बार, अगले दिन डिस्चार्ज करते हैं। बस पेशेंट को हम जो है ट्रेन करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, अटेंडेंट को एक वीडियो इवन बना के देते हैं, यार भूल जाओ, अभी तो मैं सिखा दे रहा हूँ और घर जाके भूल जाओगे, तो हम साथ में जो सिखाते हैं उसी का वीडियो बना लेते हैं और अटेंडेंट को अपने साथ रख के सिखाते हैं और वीडियो दे देते हैं वो कि आपको ऐसे करना है, हर 2 हफ्ते में मेरे पास दिखाने आना है। या शुरू में 2 हफ्ते में बुला लिया, उसके बाद 1 महीने में, 3-4 महीने में ठीक हो जाता है। बहुत रेयर, बहुत कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है। कॉम्प्लेक्स मतलब हमने अंदर डिसेक्शन बहुत ज़्यादा किया है, बहुत दिक्कत है, उस केस में मैं क्या करता हूँ, 5 दिन यही रोकता हूँ। 5 दिन तक ड्रेसिंग, शुरू के 5 दिन आई माई सेल्फ यूज्ड टू डू इन माइनोरिटी, और 5 दिन में अटेंडेंट को रखता हूँ और लास्ट 6 डे वीडियो बनाऊंगा अटेंडेंट को, बल्कि 6 डे में कोशिश करता हूँ मेरे सामने अटेंडेंट करेगा, तो मुझे लगता है यस ही या सी विल टेक केयर ऑफ। उसके बाद हम 6 दिन बोलते हैं जाओ जी अब 2 हफ्ते बाद ये। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है सर, एनएस में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसका क्या ट्रीटमेंट है और इसका रीजन भी क्या है? कई बार होता है कि ज्यादातर उन लोगों में होता है जो हेयरी होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कई बार उन लोगों में होता है कि सिटिंग बहुत प्रोलॉन्ग है, बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग है और हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, मान लो सपोज करो बहुत गर्मी बहुत है और एसी नहीं है होगा, तो बेसिकली क्या होता है, कई बार ये गीले एरिया में फंगस वो ग्रो कर जाते हैं, सप्रोपेटिक फंगस कहते हैं इनको, और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इचिंग करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे एंटी फंगल ट्रीटमेंट से सही जाता है। कुछ एकाक ऐसे मैंने पेशेंट देखे जो प्लूराइटिस, मतलब ऐसा एक इचिंग जो कम से कम 10 सर्जन को दिखा लिया। मेरे पास पेशेंट महाराष्ट्र से आया था, आई वॉज द 11th वन, तो उसके लिए फिर हम क्या कहते हैं, एंटी फंगल के अलावा कुछ और हमारे मोडेलिटीज होते हैं, मेथाइलिन ब्लू का एप्लीकेशन, कई बार हम उसको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया मेथाइलिन ब्लू डाई हम इंजेक्ट करते हैं। तो इट्स वेरी रिजर्व, अब तक मुझे शायद 2 या 3 पेशेंट ने पिछले 3 सालों में किया होगा मैंने, अदरवाइज मोस्टली एंटी फंगल ट्रीटमेंट। एंड जो वजह है कि आप हेयर को सेव करो, बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो तो थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ का कंट्रोल है रहे, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग, नॉट मोर देन 1 or 2 आवर, मतलब 1-1.5 या 2 घंटे से ज़्यादा किसी बात में प्रोलॉन्ग सिटिंग ना करें, किसी न किसी बहाने उठ लें, ऐसा करें ठीक हो जाए। ओके सर। हाँ, फिस्टुला से खराब नहीं है फिस्टुला से खराब नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि फिस्टुला से खराब कुछ भी नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फिस्टुला सर्जरी क्या खाना चाहिए और क्या डाइट लेनी चाहिए? इसके ऊपर थोड़ा हाई फाइबर डाइट नंबर 1। नंबर 2, टॉयलेट जो टाइम है वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप टॉयलेट में गए 5 मिनट के बाद बाहर आपको दिखना चाहिए, ये नहीं कि आप स्ट्रेन कर रहे हो, जोर लगा रहे हो, 15 मिनट तक बैठे हो, नहीं। These all are basically risk factor for infection. All are risk factor for infection. ये करना। दूसरा, जितना हो वेजिटेरियन डाइट पे भरोसा रखें, नॉन वेज ज़्यादा स्पाइसी, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो होती हैं आपके बाउल मूवमेंट को अफेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं कि चिकन चला जाएगा और वहाँ पर पस कर देगा, नहीं, ये सारी कहीं ना कहीं आपके बाउल मूवमेंट को अफेक्ट करती हैं और लास्ट में क्या होता है, इन्फेक्शन, एब्सेस, फिस्टुला। तो इसलिए वेजिटेरियन डाइट पर भरोसा रखें, हाई फाइबर डाइट, वेजिटेरियन डाइट, टॉयलेट टाइम नॉट मोर देन 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आईबीएस की प्रॉब्लम से भी बहुत से पेशेंट परेशान है,
उनको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए? क्या कोई टेस्ट भी होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए? देखिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं सो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब आपको लगा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सारे टेस्ट करा लिया, कुछ नहीं है, बिल्कुल। देन इसको कहते हैं आईबीएस। तो बेसिकली आईबीएस इज नॉट डिजीज ऑफ पेट, आईबीएस इज डिजीज ऑफ माइंड। ओके। आईबीएस इज नॉट डिजीज ऑफ पेट। हाँ, समस्या होती है ब्रेन में, मैनिफेस्ट करती है पेट की। तो बेसिकली आईबीएस में एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, इसीलिए आईबीएस बहुत कम ऐसा हम लोग देखते हैं किसी गरीब आदमी को आईबीएस हो। आईबीएस हमेशा एक एलाइट क्लास होता है, आईबीएस का पेशेंट बहुत कम। मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकता। अगर हम एक महीने में अगर हम 5 आईबीएस के पेशेंट सपोज करो अगर मैं देखता हूँ, तो शायद मैं 6 महीने के गरीब में, अगर हम 6 महीने में 30 मरीज बोलूं तो 30 में शायद कोई एक पेशेंट गरीब होगा, शायद बोल रहा हूँ ये वर्ड मेरे अपने एक्सपीरियंस में। आईबीएस हमेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एलाइट क्लास, इन लोगों में ज्यादा होता है। क्यों? कहीं ना कहीं इनकी लाइफ स्टाइल से, कहीं ना कहीं इनका बिहेवियर, कहीं ना कहीं इनका सोचने का तौर तरीका अफेक्ट होता है, लाइफ स्टाइल अफेक्ट होती है, उस वजह से मैनिफेस्ट करती है इनकी समस्या एज ए कि साहब बाउल मूवमेंट में साहब जैसे खाते हैं वैसे जाना पड़ता है, दिन में 5 बार जाना पड़ता है, तब भी नहीं पेट साफ होता है, कभी कब्ज जाती है, कभी दस्त हो जाती है, बहुत गैस बनती है, बहुत ब्लोटिंग होती है। आप पूछोगे क्या करते हो, आप बंदा बोलेगा जी 3 लाख महीने के पैकेज पे काम कर रहा हूँ। सर ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो ये जो आपने बोला भी वो यही कहते हैं जैसे ही खाते हैं वैसे ही उनको मोशन आ जाता है, तो इसका मतलब उनका दिमाग का ही रीजन है कि खाते ही तो कई बार बेसिकली मतलब हो सकता है आईबीएस। अब क्या बोले हमने कि मल्टीपल चल रहा है, कई समय चल रहा है, फुटबॉल की तरह मरीज घूम रहा है, लेकिन फिर भी खा रहा है, नौकरी कर रहा है, बिल्कुल हो सकता है आईबीएस। तो एक बार बड़े अच्छे से इनके सिस्टम है, मिलने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है, वार्तालाप की जरूरत है। और इसके लिए कोई टेस्ट भी होता है सर या सिर्फ नॉर्मल सर्जरी? मैं क्या बोला, अच्छी डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। ओके। उसने कहा जी गैस बना है, एंडोस्कोपी, किसने एंडोस्कोपी करा दी नॉर्मल। उसने कहा जी लूज मोशन का होता है, किसने कोलोनोस्कोपी कर दी नॉर्मल। उसने कहा जी हेडेक भी होता है, एमआरआई कर दी, ब्रेन इज नॉर्मल। एवरीथिंग यू विल डू, ऑल लॉट ऑफ ब्लड टेस्ट जी नॉर्मल। दैट्स व्हाई इट्स डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। कुछ नहीं मिला तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये इसका मतलब। 13 क्वेश्चन सर, अगर आपके पास कोई ऑपरेशन करवाने या दिखाने के लिए आना चाहता है तो वो कैसे आ सकता है, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है क्लिनिक के लिए? देखिए, आदर्श नगर में मेरी क्लिनिक है, और जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस 300 मीटर, आदर्श नगर का मेट्रो स्टेशन एक्सेल। आप गेट नंबर 1 पे उतरिए, राजन बाबू रोड है। दिस रोड इज वेरी फेमस फॉर डॉक्टर्स। All the specialty of doctor will find here, and you will find lot of medical stores. So the many doctors clinic and medical store is something like a landmark for this Rajan Babu Road, and my clinic is one of. ओके, तो मतलब नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पे उतरिए, वॉकिंग डिस्टेंस पे आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और सर से मिल सकते हैं। यहाँ टाइमिंग्स क्या रहती है सर? टाइमिंग यहाँ पे नॉर्मली मैं 1 से लेकर 4 तक मिलता हूँ, 1 बजे 4 बजे तक। और हॉस्पिटल जो मेरा है वो गुराड़ी में है, वहाँ पे जो 24 आवर ओपन होता है, वहाँ पे सारे हमारे असिस्टेंट हैं, और मॉर्निंग आवर्स में मिलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग की प्रॉब्लम देखिए ये पेशेंट में आ जाती है, कोई घबराने की बात नहीं, ब्लीडिंग मेरे पास भी पेशेंट ऐसे क्वेरी करते हैं। देखिए क्या है, फिस्टुला ने क्या बोला, आपने ड्रेनेज करने के लिए कोई सिस्टम छोड़ दिया, घाव को ओपन कर दिया, एक ट्यूब डाल दिया, कर दिया कुछ भी, क्या होता है वो एक, हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू। जब घाव भरता है ना तो एक नाजुक बच्चे की तरह होता है, जो उससे चीज़ें बनती हैं, भरती हैं, तो क्या होता है ब्लड वेसल्स हैं, वैस्कुलरिटी हैं, तो बहुत मुलायम होती है। जरा सा मोमेंट हुआ ब्लड आ गया। कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा अंडरगारमेंट गीला हो गया, प्लीज डोंट बी अफ्रेड। ये सोचो कि ऐसा तो नहीं कि कहीं उसे कोई चोट लग गई या ट्यूब कहीं फंस गई, हमने कुछ ऐसा कर दिया। घबराने की, दिस इज नॉट एन इमरजेंसी, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वो नया बना हुआ टिश्यू होता है, इसको हम ग्रेनुलेशन टिश्यू पे, कई बार वो उसमें थोड़ी सी इशू आया था, उसकी वजह से। बट घबराने की, किसी फिस्टुला सर्जरी के बाद हेमरेज इज नॉट अ मेजर कंसर्न, ऑन टेबल कंसर्न होता है, न कि ऑफ टेबल। हाँ, वो ऑफ कोर्स ब्लड देख के कोई भी ये सोचता है, बट डॉक्टर का हमेशा नंबर लेके जाएं,
आप पर्सनली डॉक्टर को कॉल करें जब भी ऐसा। बट कोई इन घबराने की केस अगर जरूरत कुछ नहीं। ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, इमरजेंसी हो जाए तो नियर बाय हॉस्पिटल में आपसे आपको ये कहता है कि वो बिल्कुल, अगर कोई ऐसी कोई इशू हो रहा है तो आप नियर बाय एक बार वहाँ चले जाएं, दिखा लें, बीपी पल्स अपना एक जो भी डॉक्टर है दिखा लें, ही विल एश्योर यू। बट इन जनरल कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। बट नियरेस्ट कोई भी एक हेल्थ फैसिलिटी में जा करके एक बार चेक करा लें। लास्ट क्वेश्चन सर, बगंदर फिस्टुला आपसे कोई सर्जरी करवाने आता है मेरा वीडियो देख के, तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा सर सर्जरी में? हाँ, कोई बात नहीं। सी वी ऑल आर डूइंग बेसिकली वेरी गुड जॉब, ठीक है। और जो बहुत लोग आते हैं जिनको ज़रूरत होती है, तो बस हम इतने कहते हैं जी, कई बार हम पूछते हैं वो बीपीएल कार्ड है क्या, समथिंग लाइक दैट, कई बार हम पूछते हैं किसने शो कर दिया, तो एश्योर हो जाते हैं सच में बंदा नीडी है। नहीं भी दिखाता तब भी हम लोग कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं 4 बार ऑपरेट करा के, 4 बार ऑपरेट करा है। यू विल नॉट बिलीव, जम्मू से मेरे पास पेशेंट आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से पेशेंट आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से 6 साल से फिस्टुला लिए हुए। वो कहते हैं कि किसने बोला आपको कैंसर हो गया, 6 साल से। तो बहुत दूर से पेशेंट आते हैं, दे आर नीडी, वी ऑल नीड टू डू। कई बार हम उनके रहने होने का इंतजाम भी खुद करवाते हैं कि चलो भाई देख लेते, तो 4 दिन रह लो, कोई बात नहीं। इवन मतलब ये फिलैंथ्रोपी एक्टिविटी डॉक्टर के साथ साथ हम लोग की चलती है। इवन 3-3 दिन होटल में हम रुकवाते हैं, बिल जो है वो मेरा मैनेजमेंट पे करता है। Really those who needs it, those are very needy persons. Yes. कई बार हम MRI के लिए हम हमारा हॉस्पिटल देता है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि होता है कि MRI 2 महीना पहले हुआ था, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, मुझे लगता है कि नहीं यार रिकरेंस ना हो, मैं अपने रिजल्ट मैं बात करूंगा, तो कई बार इवन वी यूज्ड टू फंड इट, कोई बात नहीं। बीमारी ऐसी ना, आदमी एक तो मेंटली परेशान हो जाता है, फिर आफ्टर सर्जरी भी बहुत केयर और मेंटली डिप्रेशन रहता है, फिर पैसे की दिक्कत आपको होता है। मेरा चैनल का नाम भी कॉमन में इसलिए रखा हुआ है कि आम आदमी बहुत बुरी तरह से सर अभी फिस्टुला में फंसते जा रहा है, और जब पहली बार किसी को फिस्टुला वर्ड सुनता है, देखता है, तो वो एकदम से ही बहुत ज्यादा कहाँ जाएं, कौन से कराएं, तो मेरा उद्देश्य कराएं, बिल्कुल, कोई कहता है जी लेजर कराओ, तो बेसिकली वो सब अपनी अपनी राय देते हैं सब। एक्चुअली मिस गाइड तो बहुत है, गाइड बहुत कम। तो मैं वही उसी दिशा में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को थोड़ी हेल्प हो सके, और मेरा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो, थोड़ी नॉलेज मिले, ताकि लोग घबराए नहीं, अच्छे से सारी चीज़ें जान सके, उसके बाद जाके अपना इलाज कराएं। क्योंकि लोग बहुत हाई तोबा में जाके कहीं का कहीं इलाज करा लेते हैं, उसके बाद उनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस आगे करनी पड़ जाती है। एवरीवेयर वी हैव टू इन्वेस्ट समथिंग। बिल्कुल, तो इतना पैसा इसमें लगते जाता है, कोई सा भी ट्रीटमेंट हो तो आदमी एक टाइम पे नहीं। सबसे दूसरी बात ये भी है ना कि एक ट्रीटमेंट हुआ, 1 महीना जॉब नहीं गया, बिल्कुल, तो देयर इज लॉस ऑफ वर्क आल्सो। एक तरफ पैसे लगते हैं, दूसरे पैसे आते नहीं, बिल्कुल, तो ये भी एक इशू होता है। क्योंकि हम देखते हैं पेशेंट, जो पेशेंट 4 बार हमारे पास करा के आते हैं, पता चला ऐसे ही पेशेंट जो कहते हैं मेरी जॉब छूट गई, बहुत सारे लोग हैं सर, मेरे हिसाब से 50% प्लस लोग हैं जिनकी जॉब छूट जाती है। किया आज भी मेरे साथ कल पेशेंट आए थे, तो उनके भी जॉब छूटी हुई, आपको भी दिखा के गए, तो उनके भी काफ़ी टाइम से जॉब छोड़ रखी उन्होंने, क्योंकि इसमें आदमी ना बाइक चला पाता है, ना कुछ कर पाता, बहुत परेशान हो जाता है। एक सर वैसे क्वेश्चन खत्म हो गए, लेकिन आपने जैसे जिक्र करा था अभी कैंसर का, तो मैं पूछना चाहूँगा कि कैंसर बहुत लोगों के दिमाग में रहता है। मैं समझाया यही है कि मैंने आज तक केस देखे, मैंने तो कोई देखा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल डोंट बी कंफ्यूज कि पस आ रहा है तो कैंसर हो गया इसलिए पस आ रहा है, नासुर हो गया। सर रोने लग जाते हैं। आज तक पूरे कैरियर में कोई ऐसा फिस्टुला नहीं देखा जो कैंसर था। ठीक है, मैं पेरियनल बिल्कुल आज तक नहीं देखा जो कि कैंसर था। वैसे इस पेरियनल की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, आई एम नॉट टॉकिंग समथिंग एल्स। जितने पेशेंट में देख रहा हूँ कोरोना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ना घबराएं, ये कैंसर तो नहीं है। सिंपली हमने बताया इनएडिक्वेट ड्रेनेज है, बढ़िया से पस को निकालने का रास्ता नहीं बनाया गया, आप बार बार लेके घूम रहे एक डॉक्टर के पास दूसरे डॉक्टर। दोस्तों, आपका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था सबके मन में कि क्या ये कैंसर तो नहीं बन जाएगा, तो देखिए नहीं बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको लेके घूमते रहे और इसका ऑपरेशन नहीं कराएं। कैंसर के अलावा भी ये इसको भी नासूर बीमारी इसलिए की जाती है क्योंकि इतनी ज़्यादा पस फैल जाएगी तो पता लगे कैंसर से बड़ी समस्या ये बन चुकी है। वैसे रियली ये फैलता नहीं है, लेकिन चांसेस रहते हैं, स्टडी कहती है कि कैंसर भी हो सकता है। तो आप समय रहते अपना इलाज कराएं, बेस्ट से बेस्ट इलाज कराएं। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही खूबसूरती से सारे सवालों का जवाब दिए
और काफ़ी अच्छे से आपने समझाया हो, काफ़ी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत मदद मिलेगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।